हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप बच्चों आप लोग ठीक हो गए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं थोड़ा टाइम से पहले आकर के, कि आप लोग का थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए, उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले से ही स्क्रीन पे लिख दिए हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे। सोफिया वालेकुम अस्सलाम, अली रज़ा वालेकुम अस्सलाम। बच्चों स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो विदाउट टाइम वेस्ट करें। आप ऐसे एज्यूम करो कि ये क्वेश्चंस जो है ना एंट्रेंस में, ये एज एन एंट्रेंस हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो आकिफ, अली रज़ा, आशियाना नसीम, फ़ायज़ा ख़ान, गज़ाला। बच्चे आप यहाँ पर सीखने का मकसद देखो ये नहीं होता बच्चों कि आप ये सोच करके बैठे हो कि सर जब कराएंगे तो हम कर लेंगे। वो तो हम कराएंगे ही, हम तो सारे क्वेश्चंस करा देंगे, है ना। मेन मकसद हमारा होना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं वो डायरेक्ट हम खुद से करने की पहले कोशिश करें। हर मुमकिन कोशिश हमारी ये हो कि हम पहले खुद कोशिश करें सॉल्व करने की। एनीवे चलिए हम सॉल्व करते हैं बच्चों। तो एक्चुअली लास्ट टर्न पे अगर आपको याद हो तो मैं कहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। सर वाई नॉट ऑन यूट्यूब, ये तो बच्चे आप कोचिंग में मालूम करिए। मोस्ट प्रोबेबली कोचिंग वालों का डिसीजन है, मुझे पता नहीं राशिद। ठीक है। तो चलिए बच्चे सॉल्व करते हैं अब वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन इतना इजी है कि आप देख करके अगर ये एंट्रेंस में आ जाए तो कुछ करना ही नहीं है। अगर आप क्वेश्चन में ये देखो तो आरएचएस देखो, इसका एलएचएस देखो, एलएचएस और आरएचएस को ऑब्जर्व करो। तो अगर आप आरएचएस को देखोगे तो यहाँ से आप ऑब्जर्व करोगे एक्स का जो कोफिशिएंट ए के साथ जो टर्म आना चाहिए वो वन आना चाहिए। यहाँ से आप ऑब्जर्व कर लोगे एक्स की वैल्यू वन आनी चाहिए और वाई की जो वैल्यू है वो माइनस वन आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू माइनस वन पुट करोगे तो एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल आ जाएगा। मोर ओवर ये जो वैल्यू है वो अगर दूसरी इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करोगे तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ऑब्वियसली कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एक्स इक्वल्स टू वन, वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब मैं मेथड से भी करके दिखा दे रहा हूँ। अच्छा ये बच्चों दोबारा समझ लो कैसे मैंने बोला। मैंने ये बोला कि हमने दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व किया। दोनों इक्वेशंस को जब हमने ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्व करने पर ये पाया हमने कि एलएचएस जो है वो ए एक्स प्लस बी वाई है और आरएचएस जो है वो ए माइनस बी है। तो हमने देखा ए माइनस बी है, इसका मतलब एक्स के साथ जो टर्म है वो ए आना, ए के साथ जो टर्म है एक्स उसकी वैल्यू वन होनी चाहिए और वाई के साथ जो टर्म है उसकी वैल्यू माइनस वन होनी चाहिए। तो उस बेसिस पर हमने क्या बोला, एक्स की वैल्यू वन होगी और वाई की वैल्यू माइनस वन होगी। और फिर हमने दूसरी इक्वेशन में भी रख करके देख लिया। तो जब एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू माइनस वन रखा तो उस पर भी करेक्ट आ रहा था, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब प्रॉपर मेथड से भी बता दे रहे हैं बच्चों। तो मेथड ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी और दूसरा ऑप्शन है बी एक्स माइनस ए वाई, दूसरी इक्वेशन है सॉरी, ए प्लस बी। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे बच्चों। एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है कि हम दोनों इक्वेशंस के कोई भी एक टर्म को सेम करते हैं। कौन से टर्म को सेम करेंगे? तो एज्यूम करते हैं इस इक्वेशन को हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई, सॉरी क्या एक्स से कहाँ से हो गया, इस इक्वेशन को हम लोग ए से मल्टीप्लाई करते हैं और इस इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई करते हैं। मेन फोकस ये है बच्चों कि हम लोग चाह रहे हैं कि वाई का कोफिशिएंट सेम हो जाए, वाई को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। तो अगर ऐसा हम करेंगे और ऐसा करने के बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद में ऐड कर देते हैं इक्वेशंस को, क्योंकि y का कोफिशिएंट ऑलरेडी उनमें माइनस साइन का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, ए बी वाई माइनस ए बी वाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स ऐसे आ जाएगा और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बी, सॉरी ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर नहीं कैंसिल होगा। तो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वन। एलिमिनेशन मेथड से आपने एक्स की वैल्यू निकाल दिया। अब एक्स की वैल्यू आपने निकाल लिया, किसी भी एक इक्वेशन में ले जा करके रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन वन, तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी
तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो a से a कैंसिल आउट, बी वाई इज इक्वल टू माइनस बी, सो y विल बी इक्वल टू -1। तो ए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, यही फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों। सर क्लास एंड होने के बाद यूट्यूब का लिंक भेज दीजिएगा। बच्चे यूट्यूब पे ये क्लास नहीं हो रही है, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ इसी पर हो रही है बच्चों। एक्चुअली ये हमने ही प्रपोज किया था कोचिंग में ये चीज़ कि जूम पर होना चाहिए, आप लोग अटेंटिव रहते नहीं थे। वालेकुम अस्सलाम अबूजर। आप लोग जो है मुश्किल से 4-5 बच्चे होते थे और हमको इंटरेस्ट आता नहीं था बिल्कुल भी पढ़ाने में। तो हमने ये कहा कि अब यूट्यूब से, क्योंकि आप लोग बाद में आप लोग सारी क्लासेस अटेंड कर रहे थे, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है सही रहा हो, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं था। चले बच्चे आगे बढ़ते हैं। ए माइनस बी टाइम्स एक्स प्लस ए प्लस बी टाइम्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये है। और दूसरी इक्वेशन है ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए प्लस बी टाइम्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। एक्चुअली बच्चों मैंने क्या किया, दूसरी इक्वेशन को देखो कैसे लिख लिया मैंने। ये दूसरी इक्वेशन थी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। एक्चुअली मैंने क्या किया, ए प्लस बी को एक्स से पहले मल्टीप्लाई कर दिया और ए प्लस बी को ही वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए प्लस बी को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी टाइम्स एक्स, फिर ए प्लस बी को ही जब वाई से मल्टीप्लाई किया तो ए प्लस बी टाइम्स वाई आ गया। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर आ जाएगा ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी टाइम्स एक्स, और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ऐड हो जाएंगे। बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ऐड हो जाएंगे तो -2ab माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ए माइनस बी था ना, ये मिस्टेक कर दिया, ए माइनस बी था ये। तो -2bx इज इक्वल टू -2b कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ से 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी आ जाएगा। x इज इक्वल टू ए प्लस बी फाइनल आंसर हो जाएगा। अब x की वैल्यू चाहो तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी किसी एक इक्वेशन में रख दो, वहां से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो फॉर एग्जांपल हम इक्वेशन 1 से जाते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो a माइनस बी इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू a प्लस बी। अच्छा बच्चों, किसी को अगर डाउट पूछना हो ऑडियो में तो वो अपना हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं आपकी ऑडियो में वॉइस सुन करके आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। लेकिन ऑब्वियसली जेन्यून डाउट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाउट पूछ रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी -2ab अपॉन ए प्लस बी। तो y की वैल्यू आ गई -2ab अपॉन ए प्लस बी। एक्स की वैल्यू आपके पास आ ही गई थी, तो आपको फाइनल आंसर निकल करके आ गया, एंड दैट विल बी ए प्लस बी एंड -2ab, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों। तो बस ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तो था बच्चों प्रॉपर मेथड, कि मेथड से कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अब हम लोग आते हैं शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने के लिए। इसी क्वेश्चन को अगर एंट्रेंस में पूछ लिया जाए तो कैसे इजीली सॉल्व करेंगे। एक्चुअली बच्चों देखो, इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। तो ए और बी की वैल्यू हम लोग अपनी तरफ से रख लेते हैं। क्या, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 रख करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 रखेंगे तो -x, पहली इक्वेशन लिख रहा हूँ, ए प्लस बी का मतलब 3y, और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर का मतलब 1, बी स्क्वायर का मतलब 4, 1 माइनस 4 इज -3, और 2 2 ज़ा 4 -7। सो ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन, सिंप्लीफाई होने पर ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 लेने पर। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन पर आते हैं। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा बच्चों, 3x, तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 इज 5।
एक बार बस इसको -7 वेरीफाई कर लेते हैं इसमें। तो 1 माइनस 2 इंटू 2 4 और -4, तो -8 और +1, हाँ सही है, ठीक है। तो अब इसको एलिमिनेट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, -4x इज इक्वल टू -12, सो x इज इक्वल टू -3। x की वैल्यू पहली इक्वेशन में रख देते हैं, तो -3 + 3 हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 3y इज इक्वल टू +3 हो जाएगा, +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो -3 और -7 -10 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -10/3। ठीक है, आई होप सही है। x की वैल्यू -3 पुट करूंगा, -3 +3 हो जाएगा, +3 उधर जाएगा तो -3 होगा, -7 और -3 -10 होगा, तो 3y की वैल्यू -10 आएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10/3। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आ गई। अब why it doesn't feel to be correct, 2ab, there is something wrong। x की वैल्यू 3 आ गई, नहीं -3 आएगी ना, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये सही कह रहे हो, हाँ सही कह रहे हो बच्चे, मेजना और सोफिया आप लोग सही कह रहे हो, x की वैल्यू 3 आएगी, x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, -7 + 3 कितना हो जाएगा, करेक्शन कर लेते हैं इसको, -7 + 3 कितना हो जाएगा, -4, तो -4/3 आ जाएगा। अब x और y की वैल्यू बच्चों आपने वैल्यू में निकाल लिया, लेकिन ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो वैल्यूज में नहीं, वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स में दे रखे हैं, ए और बी की वैल्यू। तो आपने जो वैल्यूज एज्यूम करी थी वो वैल्यूज आप ले जा करके रख दो, तो ए और बी की वैल्यूज आप ले जा करके रखोगे, तो x इज इक्वल टू 1 अगर आप पुट करोगे यहाँ पर, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, तो x इक्वल टू 3 आएगा। अरे ये कौन सा कलर चूज कर लिया, x की वैल्यू 3 आएगी, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2ab यानी 2 4 अपॉन a + b 3। हमें क्या चाहिए था, हमें x की वैल्यू 3 चाहिए था और y की वैल्यू -4/3, तो ये तो नहीं होगा, बी ऑप्शन पर आते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा -3, हमें चाहिए था x की वैल्यू 3, यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 आ गया, और y की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो भी -4/3 आएगा, इसका मतलब श्योरली यही ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो बच्चों, अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे इससे बेहतर तो फर्स्ट वाला मेथड ही था, क्या जरूरत थी ये वाले मेथड अप्लाई करने की। तो ठीक है, हम कब कह रहे हैं कि आप मेथड 1 सेलेक्ट करो या मेथड 2 सेलेक्ट करो, ना ही हम किसी मेथड की तरफ बायस्ड हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मेथड 1 सही है, अच्छा है, या मेथड 2 अच्छा है, हमारा ये कहना दोनों मेथड अपनी अपनी जगह पर सही है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें लग रहा है कि यार ऑप्शन से रख करके, अब जैसे बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात भी आई होगी कि लो ऑप्शन से रख रख करके देख लें, तो इस क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन से रख करके सेटिस्फाई करोगे तो कैलकुलेशन देखोगे बहुत ज्यादा लंबी पड़ रही होगी, तो इससे आप ये पाओगे कि यार बात बन नहीं पा रही है। तो इसी वजह से आपको अगर मेथड से सॉल्व करना है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप मेथड से नहीं करना चाह रहे हो बच्चों, और इसके अलावा ये कोई और शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना चाह रहे हो, तो ये भी सही है। हाँ लेकिन ऑब्वियसली चांसेस हैं कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्लो है तो कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो ये सब बातों को आप कंसीडर करके ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सर मेथड 1 बता दीजिए एक और बार, अली रजा कह रहे हैं कि एक और बार बता दीजिए। कुछ नहीं बच्चे, इसमें तो बस हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को एज इट इज लिख लिया, y का कोफिशिएंट सेम था a + b, दोनों को एलिमिनेट कर लिया, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया। अब एक्चुअली क्या किया हमने, a + b को एक बार x से मल्टीप्लाई कर लिया, a + b को y से मल्टीप्लाई कर लिया, तो a + b को जब x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, a + b को जब y से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। फिर उसके बाद में देखा हमने y का कोफिशिएंट सेम आ रहा था, तो हमने उन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन सेम था, तो साइन सेम था, तो ये हमने पढ़ा था कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में x की वैल्यू आ गई। अब जो x की वैल्यू आई उसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में ले जा करके रख दिए, फर्स्ट इक्वेशन में ले जा करके रखे तो y की वैल्यू आ गई। तो आपको जो बच्चों देखो, अब कैलकुलेशन वाइज ऑब्वियसली कोई भी कहेगा कि ये वाला मेथड ज़्यादा बेटर है, तो ठीक है, लेकिन मैं किसी की तरफ बायस नहीं हूँ, मेरे हिसाब से दोनों ही मेथड सही हैं, अपनी अपनी दोनों के एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों।
तो देखो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। एनसीईआरटी के ऑप्शनल एक्सरसाइज में अगर आप जा करके देखोगे तो ऑप्शनल एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, और इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक एमयू में एक भी बार नहीं आया है बच्चों। इस कैटेगरी के बहुत सारे क्वेश्चंस एमयू में आपको मिलेंगे, मतलब एनसीईआरटी में मिलेंगे, और अलग अलग जो आप बुक्स सॉल्व कर रहे हो उसमें आपको मिलेंगे। मेरा सजेशन आपसे ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस का एक वो बना ले, एक तरीका बना ले। तरीका क्या है, पहले मैं आपको एक मेथड, पहले ये क्लास में भी मैंने डिस्कस किया होगा कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, अगर सी है, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू डी है। तो एक्चुअली ये दोनों इक्वेशंस में एक खास बात ये है बच्चों कि ये दोनों इक्वेशंस के एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स दोनों इक्वेशंस में डिफरेंट है। डिफरेंट भी कैसे हैं कि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो वाई पे चला गया, और वाई का कोफिशिएंट जो है वो एक्स पे चला गया है, इंटरचेंज हो गए हैं। देखो दोनों इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म कुछ अलग अलग है। अगर ऐसी इक्वेशंस दे रखी हैं तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले दो नई इक्वेशंस और डेवलप करेंगे। वो आकिफ क्या बोल रहे हो बच्चों, नहीं आ रहा सर, समझा नहीं मैं। आकिफ, आकिफ बच्चे आप दोबारा रिप्लाई करो, क्या कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आया। ये सॉल्व नहीं हो रहा। हाँ ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, अभी आप परेशान मत हो, मैं इसका तरीका बता रहा हूँ आपको आकिफ। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स का कोफिशिएंट इधर उधर इंटरचेंज हो गए हैं, इंटरचेंज हो गए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करते हैं, 1+2 करते हैं। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो देखो बच्चों क्या होगा, ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए प्लस बी टाइम्स वाई इज इक्वल टू सी प्लस डी आ जाएगा। ऐसे आ जाएंगी दोनों इक्वेशंस। हाँ अबूजर, आपका मोस्ट प्रोबेबली सही होगा। एक्चुअली मुझे लग रहा है अबूजर आप पहले बैच के हो, जो आप पहले पढ़ रखे होगे तो आपको पता होगा। ए प्लस बी, एक हमने नई इक्वेशन डेवलप करी दोनों इक्वेशंस को ऐड करके, इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर ए बोल दिया, ए। फिर 1 - 2 किया बच्चों, 1 - 2 जब किया तो 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो a माइनस बी टाइम्स एक्स आ जाएगा, प्लस b माइनस ए टाइम्स वाई आ जाएगा, और इधर आ जाएगा c माइनस डी। इसमें से a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई आ जाएगा c माइनस डी ओवर a माइनस बी। ये जो है बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर बी है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को बच्चों हमें याद रखना है। तो पहली बात तो a और b को सॉल्व करके, तो नाउ सॉल्व a एंड b टू गेट x एंड y। ए और बी को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम। कैसे बच्चों, तो चलो देखते हैं। तो पहले जो इक्वेशंस दे रखी हैं हम उनको उतारते हैं। इसको मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को। हमने क्या किया बच्चों, पहले दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया, ऐड करके एक इक्वेशन ए बनाया, फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, उससे एक नई इक्वेशन बनाया, फिर वो जो दोनों नई इक्वेशंस मिली उन दोनों को सॉल्व करके हमने एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करी। समझ में आ रही बच्चे आकिफ? अब कैसे, तो चलो अब इक्वेशन देखते हैं पहले। तो 152x माइनस 378y इज इक्वल टू -74, यही था ना, -378x -378x और प्लस 152y इज इक्वल टू -604। अब जरा ऑब्जर्व करो बच्चों, ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। x का कोफिशिएंट 152 था, वो दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट बन गया। y का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में क्या था, -378, वो पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट बन गया -378। अच्छा, c और d तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो हमने क्या बोला, अगर ये दोनों इक्वेशन दे रखी हैं तो पहले हम इससे दो नई इक्वेशन डेवलप करेंगे। कैसे डेवलप करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके। तो x प्लस वाई
जो होगा वो c प्लस डी, सी कितना है -74 -604 है ना, c -64 74 है और d -604 है, अपॉन a प्लस बी, a कितना है 152 और b कितना है -378। तो ये आ जाएगा ओवरऑल -678 और नीचे आ जाएगा माइनस के साथ 8 में से 2 गया 6 और 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 226 को 678 से 3 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ से आ गई x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये एक्चुअली बच्चों हमारी इक्वेशन ए है, ए इक्वेशन है, आकिफ समझो बच्चे, इक्वेशन ए है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, x माइनस वाई दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा -74 माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो क्या आ रहा था c माइनस डी, सी कितना है -74, डी कितना है -604 और नीचे a माइनस बी, ए कितना है 152 और b कितना है -378। सॉल्व करते हैं इसको, तो -74 ये प्लस हो जाएगा, तो 604 में से 74 जाएगा, तो 4 पहले हट जाएगा तो 70 आ जाएगा, तो 530 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 8 2 10 और 3 5 530 आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 1। ये आ गई बच्चों हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बी, जो इस इक्वेशन की बात मैं कर रहा था। तो इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 3 आ गई, x माइनस वाई की वैल्यू 1 आ गई। अब चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, चाहो तो ऑप्शन से रख करके देख लो, दोनों आपकी चॉइस है। तो कैसे सॉल्व करें, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे अगर हम, तो 2x कितना आ जाएगा 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई, ऑप्शन ए इक्वेशन में रख देते हैं, तो ए इक्वेशन में रखोगे तो x की वैल्यू 2 यहाँ पे ले जा करके यहाँ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों। अब बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन जब हम क्लास में कराते हैं तो बोलते हैं कि सर इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन से भी तो जा सकते थे, ऑप्शन से रख करके समझ लें, तो ठीक है ऑप्शन से रख लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन से रख करके इजीली आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन से रख करके आप सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर बच्चों आप एज्यूम करो ये वैल्यूज 2 और 1 ना दे करके कोई एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया और उसमें x और y की वैल्यूज ऐसे दे रखी हैं 5, y की वैल्यू 8, x इज इक्वल टू -10, y की वैल्यू -13, x इज इक्वल टू 17, y की वैल्यू -32, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा बच्चों कि इस क्वेश्चन का सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर हम ऑप्शन से रख रख करके देखेंगे। तो अगेन मैं आपसे बच्चों यही कह रहा हूँ कि ऑप्शन से रखना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन से रख करके आपका जल्दी आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे कर लो। मेरा किसी भी मेथड की तरफ कोई भी बायसनेस नहीं है, मैं कह रहा हूँ सारे मेथड अच्छे हैं, डिपेंड करता है कौन सा मेथड जल्दी और सही आंसर दे दे। आई होप समझ में आ गई होगी बात। तो ये सिंस ये वाला मेथड मुझे डिस्कस करना था और इस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है एएमयू में, इस वजह से ये मेरी नज़र में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अलग एनसीईआरटी में और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आप जिन लोग जा करके देखेगा तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको खूब मिलेंगे। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गया, 1 2 3, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट है 4। तो चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी सेम लिखा हुआ है, कहाँ बच्चे, अच्छा ऊपर वाले क्वेश्चन में, हाँ तो ठीक है दोनों माइनस कर लो, दोनों माइनस कर लो, ठीक है अबू जर, फोर्थ का ए ऑप्शन बता रहे हैं। तो ठीक है, आई होप बच्चों आप लोग ऑप्शन से ही रख करके देख लियोगे। तो चलो मैं मेथड 1 पहले मेथड से बता दे रहा हूँ। तो पहले तो 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को मेथड से सॉल्व करने का सबसे सुटेबल मेथड तो ये है कि आप 1/x-1 को यू मान लो, 1/y-2 को v मान लो, और फिर उसके बाद में इन इक्वेशंस को सॉल्व करो। मैं कह रहा हूँ
वो सब चक्कर में नहीं पड़ते, अपने दिमाग में मान लेते हैं कि 1/x-1 जो है वो u है और 1/y-2 जो है वो v है। अब रादर देन इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने के हम लोग डायरेक्ट इस इक्वेशन पे ऐसे ही कूद जाते हैं, ऐसे ही देखते हैं कि y का कोफिशिएंट 1/y-2 का इधर टर्म कितना है, इधर 1 है इधर 3 है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें समझ में आ रहा है, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 15/x-1, ये आ जाएगा 3/y-2 और इधर आ जाएगा 6। नेक्स्ट इक्वेशन 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 15 और 6 21/x-1 और इधर आ जाएगा 6 + 1 7, तो ये आ जाएगा 3। x-1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। लो, एक ही ऑप्शन से आ गया आंसर, y निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों बच्चों, x की एक ही वैल्यू से, x की ही वैल्यू से डायरेक्ट आपका आंसर निकल करके आ गया। तो आंसर निकल करके आ गया, तो फिर फाइनली यही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, वैसे आप चाहो तो y भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, किसी एक इक्वेशन में ले जा करके रख दो, फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में तो 5/x की जगह पे 4, 4-1 कितना आ जाएगा 3, प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 3, सॉरी 2। तो यहाँ से निकाल लो 5/3, उधर जाएगा तो माइनस होगा, कितना आ जाएगा 2 - 5/3, कितना आ जाएगा ये 3 × 6 - 5, 1/3 आ जाएगा। तो y-2 की वैल्यू आ जाएगी 3, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 4, ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो इजी क्वेश्चन था, ऑप्शंस भी ऐसे इजी दे रखे थे कि डायरेक्ट आप x की वैल्यू कैलकुलेट करके आंसर निकाल दिए। ठीक। अच्छा, दूसरी बात, आप ऐसा भी कर सकते थे कि ऑप्शंस रख करके देख लो, जो ऑप्शन इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जब आप एंट्रेंस में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो जल्दी जल्दी में आप क्या करोगे कि जो इक्वेशन एक ही ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा होगा उसी को आप आंसर जल्दी से टिक करके भाग जाओगे। और एग्जामिनर जानबूझ करके ऐसे ऐसे ऑप्शंस कुछ रखता है कि बच्चों को जानता है कि वो जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में गलत कर सकते हैं, तो वो जानबूझ करके ऐसे ऑप्शंस रखता है कि पहला ऑप्शन रखोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई तो हो जाएगी, लेकिन दूसरे ऑप्शन से नहीं सेटिस्फाई होगी। तो इसी वजह से कह रहे हैं, इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा आप लोग कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, एक से बात नहीं बनेगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, मान लेते हैं वो 2 पर्सन बच्चों एक्स ए और बी हैं, तो ए की इनकम को ₹x एज्यूम कर लेते हैं, बी की इनकम को ₹y एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x/y जो है वो 9/7 है, तो यहां से x की वैल्यू, सॉरी यहां से आ जाएगा 7x = 9y, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चों, फिफ्थ का बी बता रही है सोफिया। दूसरी इक्वेशन क्या है, एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 4:3 इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹200 पर मंथ। हर एक की सेविंग, ये बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है। ये क्वेश्चन मेन कराने का पर्पज ये है कि बच्चों लास्ट ईयर 2020 में ये क्वेश्चन एएमयू के आर्ट्स कॉमर्स में आया था, आर्ट्स कॉमर्स के एंट्रेंस में आया था +2 के। तो एज इट इज क्वेश्चन चांसेस हैं आप लोगों में भी उठ करके आ जाए, हो सकता है आप लोगों में भी आया हो, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखोगे तो अच्छा, अगर इनकम एक्स है, इनकम एक्स है ए की और बी की, तो ए का अगर मैं एक्सपेंडिचर बोलूं कि एक्सपेंडिचर कितना है और बी का एक्सपेंडिचर कितना है, तो वो कैसे पता चलेगा कि अगर सेविंग ए की 200 रुपये की है और x रुपये में कमा रहा हूँ और 200 रुपये बचा रहा हूँ, तो इसका मतलब बाकी सब खर्च कर दे रहा हूँ। तो सेविंग कैसे निकालूंगा, जो अर्निंग है उसमें से, एक्सपेंडिचर कैसे निकालूंगा, जो अर्निंग है उसमें से सेविंग हटा दूं।
ऐसे समझो कि अगर मैं 1000 रुपीज कमा रहा हूँ और 200 रुपये बचा ले रहा हूँ, इसका मतलब 800 खर्च कर दे रहा हूँ। तो इसका मतलब सेविंग जो अर्निंग्स हैं उसमें से अगर सेविंग्स माइनस कर दिया जाए एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और ये भी 200 रुपये ही सेव करता है। तो x माइनस 200 अपॉन वाई माइनस 200 इज इक्वल टू 4/3। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x माइनस 600 इज इक्वल टू 4y माइनस 800। बस 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 200। ये आ गई आपकी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही होगी वही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब देख लो आप जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हो या इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 9y अपॉन 7। वो यहाँ पे ला के रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9y अपॉन 7 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 200। तो जाएगा 27 और 7 4 ज़ा 28। तो माइनस वाई अपॉन 7 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 200। सो वाई विल बी इक्वल टू 1400। वाई की वैल्यू 1400 आ गई, यहाँ उठा करके रख दो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 17 से 2 टाइम्स जाएगा तो 14 2 9 2 ज़ा 18। तो 1800 रुपीज़ आ जाएगी। और एक्स आपने किसको एज्यूम किया था, ए की इनकम। इसका मतलब ए की इनकम जो है वो रुपीज़ 1800 है, और जो बी की इनकम है वो रुपीज़ कितना है 1400। बस यही जो ऑप्शन बता रहा होगा वही करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। अब देखें बच्चों, ये तो मेथड हो गया, ये आपने स्कूल्स में भी अपने पढ़ा होगा। इन क्वेश्चंस को, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को, 80% क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट मेथड होता है। वो क्या, आप डायरेक्ट ऑप्शन से जा सकते हो। कैसे, ऑप्शंस में कुछ कंडीशंस दे रखी होती हैं जिनसे, देखो हर क्वेश्चन में दो ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, उन दो ऑप्शंस को यूज करके आप सही आंसर टिक कर सकते हो। कैसे, तो कह रहा है कि उनके मंथली इनकम पूछ रहा है, ए और बी की मंथली इनकम पूछी जा रही है। इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आप जानने के लिए आप क्या करो कि ए और बी के जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इनका रेशियो कितना आना चाहिए, 9:7। तो ए और बी के इनकम का रेशियो पहले वाले ऑप्शन से 1800 अपॉन 1400 करोगे तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 18 अपॉन 14 आएगा। 18 अपॉन 14 को आप 2 से कैंसिल करोगे तो 9 अपॉन 7 आ जाएगा। तो इससे तो 9 अपॉन 7 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अब बी ऑप्शन पे जाएंगे तो 2000 अपॉन 1200 को जब आप कैंसिल करोगे तो 10 अपॉन 6 आ जाएगा, जो कि 5 अपॉन 3 आ जाएगा। तो 5 अपॉन 3 तो नहीं होगा क्योंकि इनकम का रेशियो कितना आना चाहिए, 9:7। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन पर आते हैं तो 2 जीरो कैंसिल कर दिया, 36 अपॉन 22 36 अपॉन 22 को अगर आप 2 से डिवाइड मारोगे तो डिनोमिनेटर में 11 आ जाएगा। इसका मतलब डिनोमिनेटर में 7 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन पर आते हैं, 2 जीरो कैंसिल होंगे, 17 अपॉन 25 वो और सिंप्लीफाई होगा ही नहीं। इसका मतलब ए ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। आपने बिना कुछ इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करे आपने डायरेक्ट एक लाइन में आंसर बता दिया। क्या, सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन का यूज करके कि दोनों के इनकम का रेशियो 9:7 है। तो हमने क्या बोला, अगर दोनों के इनकम का रेशियो 9:7 है तो हम ऑप्शन से चले जाते हैं। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा जो कि ये बता रहा होगा कि कौन सा इनके इनकम का रेशियो जहां से 9:7 आ रहा है। तो हमने पहले वाले ऑप्शन में देखा 1800 अपॉन 1400 आ रहा था, तो 2 जीरो कैंसिल करे तो 18 अपॉन 14 जो है उसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 9/7 आ गया। बाकी कोई भी ऑप्शन 9/7 नहीं दे रहा था। अच्छा, अब कोई कहे सर मान लीजिए कि एक और कोई ऑप्शन, मान लीजिए ई ऑप्शन ऐसा होता, मान लीजिए ई ऑप्शन ऐसा होता कि जिससे 9/7 आ रहा है, जैसे 6300 और 4900। अब अगर आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 जीरो कैंसिल होगा, 63 अपॉन 49, 7 से कैंसिल होगा तो 7 9 63 और नीचे आ जाएगा 7 7 तो 9/7 आ जाएगा। उस हिसाब से ए और ई दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। अब सवाल ये उठा कि ए और ई में कौन सा करेक्ट होगा, तो अब दूसरी कंडीशन पर जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है बच्चों, दूसरी कंडीशन ये बोल रही है कि दोनों दोनों जो है वो 200 रुपीज पर मंथ सेव करते हैं। अब इस फैक्ट पर आते हैं, तो अगर ए की इनकम 1800 है
तो ये कितना एक्सपेंडिचर कितना होता होगा, तो 1600 ये खर्च कर देता है। अगर बी की इनकम 1400 है और 200 रुपये बचा रहा है, इसका मतलब कितना ये स्पेंड कर दे रहा है, 1200। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों के एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 4:3 है। तो इसका इसका रेशियो निकालेंगे तो 16/12 आ जाएगा। 16/12 को डिवाइड मारोगे तो 4/3 आ जाएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। हाउएवर, जब आप बी ऑप्शन ई ऑप्शन पर आओगे तो 6300 अगर इसकी अर्निंग्स है, तो एक्सपेंडिचर कितना है, क्योंकि 200 रुपये बचा रहा है, तो 200 निकालोगे इसमें से तो कितना जाएगा, 6100। ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर। इसका कितना होगा, तो 200 निकालोगे तो 4700। अब यहाँ से आप दोनों कैंसिल करोगे तो 61/47 आ जाएगा। 61/47 मोर और लेस ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 4/3 तो ये नहीं देने वाले, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अब फिर किसी के दिमाग में ये बात आए कि सर मान लीजिए ऐसे दो ऑप्शंस बन जाए जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। ऐसा अगर पॉसिबल हो गया तो फिर ये तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। मतलब ऐसा कंडीशन, फिर उस क्वेश्चन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस ईयर में बच्चों एक क्वेश्चन पूछा गया था एएमयू में। मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन था। जस्ट ए मिनट। लेट मी फाइंड आउट polynomials. The value of m in -3 m-2 greater than 12 is A option m greater than -2, B option m less than 2, C option m less than -6, and D option is m less than -2। ये क्वेश्चन बच्चों एमयू में 2018 में आया था। आप लोग सॉल्व करिए, मैं आगे एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। वहीदाज granddaughter is about as many days as her son। सर थोड़ा बड़ा लिखिए। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है क्या बच्चों? तो चलिए कोशिश करते हैं बड़ा लिखने की। as many days as her son in weeks, comma, and her granddaughter is as many days is as many months as as she is in years, full stop। her granddaughter her son and Wahida together are 120 years old. The age of Wahida is in years. The age of Wahida
इन ईयर्स इज, ये क्वेश्चन बच्चों एमयू में 2019 में आया था। में बस इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि 1 ईयर में, ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा था 364 डेज होंगे। इस इंफॉर्मेशन ना देने की वजह से सही मायने में आइडियली ये क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाना चाहिए था। 72 एंड डी ऑप्शन इज 81। सिक्स्थ का आ गया बच्चों, ये सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये सेवेंथ है। आकिफ किसका आंसर बताओ बच्चे आप? सेवेंथ का, सेवेंथ का सी बता रहे हैं, ठीक है। चलिए और कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम के क्वेश्चंस करते हैं। ब्रिक्स, सर बूस्टर में सॉल्व किया था वहीदा वाले क्वेश्चंस। अच्छा बच्चों, लेकिन वो सही नहीं सॉल्व किया होगा, मैंने देखा नहीं है उसका सॉल्यूशन। लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन ना ली जाए ना तो क्वेश्चन गलत होगा। अभी हम समझाएंगे क्यों गलत होगा। Shit. ये था सेवेंथ क्वेश्चन। अब उधर इतना साइज सही है, इतना दिख रहा है इतने में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8 men एंड 12 boys कैन फिनिश, कैन फिनिश, कहाँ गया, ए पीस ऑफ वर्क, कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क, वर्क in 10 days, in 10 days, while 6 men and 8 boys can finish, can finish it in 14 days. Find the time। अच्छा, एक चीज हम नोटिस कर रहे हैं कि कम से कम 14 लोग ऑनलाइन हैं, और 14 लोग जो ऑनलाइन हैं उसमें से गिने चुने, एक तो सोफिया का आ रहा है मैसेज, एक अबूजर का आ रहा है, एक आध दो बार नूरीन का आया है, सोफिया का आ रहा है, आकिफ का आया है। ये कुछ बच्चे हैं, इसका मतलब कुल मिला जुला करके 4-5 बच्चे बस आंसर दे रहे हैं। बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। मुझे लग रहा है बस ऑनलाइन छोड़ करके, मोबाइल छोड़ करके चले गए हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 man एंड 1 woman, 1 boy alone to complete the work। 1 man alone and, अच्छा, फायदा कह रही है हम समझ रहे हैं सर। ठीक है, समझना ही सब कुछ नहीं है बच्चे, समझ करके अप्लाई करना भी इससे इम्पोर्टेंट है ना।
अप्लाई कहाँ पर, डायरेक्ट एंट्रेंस में करना है क्या फायदा आपको? डायरेक्ट आपने ये सोच रखा है क्या डायरेक्ट अब इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो एंट्रेंस में होगा? अभी तो बस सब समझ लेती हूँ। देखिए बच्चों, हर बच्चे की ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि कॉपी और पेन ले करके वो साथ में बैठा हो, साथ में ले करके कॉपी पेन ले करके बैठा हुआ हो, और क्वेश्चंस जो भी लिखाए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस का जैसे ही स्क्रीन पे दिखा तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया और अपने से सॉल्व करने की कोशिश करी। अपना दिमाग लगाया, सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट में तो अपने ही दिमाग लगाना है। चाहे कैसा भी सवाल क्यों ना हो, चाहे कितना ही मुश्किल सवाल क्यों ना हो, चाहे कितना ही इजी सवाल क्यों ना हो, हमें अगर ऐसा किसी क्वेश्चन में देख करके लगता है कि ये क्वेश्चन बच्चों इनसे नहीं सॉल्व होगा, बच्चों से नहीं सॉल्व होगा, तो हम कह देते हैं कि छोड़ो, इसमें इसमें टाइम वेस्ट मत करो, ये क्वेश्चन मत सॉल्व करो, आगे कोई और क्वेश्चन सॉल्व करो। खैर, इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी में 10th क्लास वाले एनसीईआरटी में दे रखा है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। 9th क्वेश्चन पर आते हैं। मेजना का भी आ गया आंसर, 8th का बी। 8th का बी। अच्छा, 140 और 280। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। एक्स टेक्स 3 more hours, 3 hours more than y to walk 30 kilometers। देखिए बच्चों, आपको हम जब क्लास में भी पढ़ाते थे, शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई क्वेश्चन देने के बाद में तुरंत हम सॉल्व करने लग गए हों। हम हर क्वेश्चन में क्वेश्चन दे करके जरूर आप लोगों से एक बार ट्राई करवाते थे, चाहे कितना ही इजी क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो। तो एक्चुअली आइडिया यही है बच्चों, जब तक आप अपना माइंड यूज नहीं करोगे तब तक फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। ऐसे तो फिर सारे बुक्स बुक्स में और टीचर में क्या डिफरेंस होगा, आप अपना माइंड यूज कर लो, ये मेन मेन मकसद है। आप क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कर लो, ये मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चों। x takes 3 hours more than y to walk 30 kilometers, full stop, but if x doubles his speed, if x doubles his speed, doubles his pace, he is ahead of y by 1/2 hours, then the speed of x and y is x and y। ये 2017 में आया था बच्चों। ए ऑप्शन इज 10/3 kilometers per hour and 10 kilometer per hour। बी ऑप्शन इज 10 by 3। सी ऑप्शन इज 10/3 5 एंड डी ऑप्शन इज 10 5। ऑब्वियसली सबके एंड में किलोमीटर पर आवर लगा ही हुआ है। ठीक है बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया था बच्चों 2019 में। चलो, 9 लास्ट क्वेश्चन में लिख देता हूँ। ए टैक्सी ड्राइवर चार्जेस ₹10.50 per kilometer, flat rate
in addition to per kilometer flat rate in addition to rupees 20. A joy has no more than a joy नहीं, अजय होगा मोस्ट प्रोबेबली. अजय हैज no more than a joy has no more than rupees 220 to spend on the ride. Ajay has full stop without exceeding his budget. Ajay can travel. A option, less than 20 kilometers. B option, less than or equal to 20 kilometers. C, exactly 20 kilometers. D option is greater than 20 kilometers. ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. अच्छा, ये जो 16th क्वेश्चन था बच्चों, अरे 16th कह रहा हूँ, जो ये वाला क्वेश्चन था, ये एमयू में इसमें साइंस में भी आ चुका है. साइंस में 2017 में आ चुका है, जैसा कि मैं प्रीवियस ईयर में देख रहा हूँ. वन न्यू मैसेज. सर लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए. ठीक है बच्चों. चलिए बच्चों, हम सॉल्व करते हैं वन बाय वन. तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब सिक्स्थ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. -3m इंटू m -3 इंटू m-2 इज ग्रेटर देन 12. मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -3m इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 ग्रेटर देन 12. कितना हो जाएगा? -3m ग्रेटर देन 12 में से 6 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा? 6. तो यहाँ से -3m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6. 3 से डिवाइड मार देते हैं, तो 3 से डिवाइड मारेंगे, -3m ग्रेटर देन इक्वल टू 2. इस इनइक्वालिटी को बच्चों हमने यहाँ से यहाँ क्या किया है? डिवाइडेड बाई 3 किया है. तो डिवाइडेड बाई 3 किया तो -m बच गया LHS में, और RHS में कितना आ गया? तो RHS में आ गया 2. अब यहाँ पे एक बात ज़रा समझने की है बच्चों. समझने वाली बात ये है बच्चों कि कभी भी इनइक्वालिटी में अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है. इसी नॉलेज को जानने के लिए ये एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया था
क्योंकि जिसको ये नहीं पता होगा उसने क्या किया होगा, माइनस को इधर भेजा होगा तो m की वैल्यू माइनस ग्रेटर देन -2 लिख दिया होगा, और m की वैल्यू ग्रेटर देन -2 के बेसिस पर उसने ए ऑप्शन टिक कर दिया होगा, जो कि ऑप्शन गलत है। बात समझ आ रही है बच्चों? तो पहली बात, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग कि आप माइनस डायरेक्ट इधर भेज दें या माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और साइन वही रखें। तो पहला रूल इस क्वेश्चन को जानने के लिए, इफ वी मल्टीप्लाई with negative sign inequality, in inequality, inequality, the sign of inequality gets reverse। इसका मैं बच्चों आपको एक एग्जांपल भी देता हूं इस चीज का, इस इंफॉर्मेशन का। कैसे? जैसे मैं कहूं कि 3 2 से बड़ा है, आपको भी पता है 3 2 से बड़ा होता है, लेकिन एज्यूम करो आपने इस इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सर इक्वलिटी में क्या होगा? इक्वलिटी में तो कुछ नहीं बच्चों, वही रहेगा ना। ये तो आपको पता है कि 2m, जैसे 2m इज इक्वल टू 5 है, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -2m कितना हो जाएगा? -5, है ना। इक्वलिटी में तो इक्वलिटी इक्वल टू है, तो इक्वलिटी में क्या होता है कि अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन अगर दोनों तरफ कर रहे हो तो बैलेंस रहेगी, एक तरफ करोगे तो नहीं बैलेंस रहेगी। तो आपको इक्वलिटी मेंटेन रखने के लिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखो, इन इक्वलिटी के रूल्स जो है बच्चों वो थोड़ा अलग तरीके से फॉलो होते हैं। जैसे 3 ग्रेटर देन 2 है, ये तो समझ में आता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कितना आ जाएगा? -3, इधर कितना आ जाएगा? -2। अब किसी ने अगर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया, रिवर्स नहीं किया, तो उसके हिसाब से -3 ग्रेटर देन -2 होगा। जबकि आपको भी पता है -3 -2 से बड़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि -3 तो -2 से छोटा होता है, ये तो आपको भी पता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -3 और -2 था, पहले साइन 3 की तरफ था ओपन, अब 2 की तरफ ओपन हो जाएगा। तो इसी बात को कहा जाता है बच्चों कि अगर आप किसी भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब कि जैसे m की वैल्यू ग्रेटर देन -2 है, तो यहां से आप क्या करोगे? माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। अब आप कहोगे कि सर माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही क्या है, नहीं करते। तो इसलिए नहीं करना जरूरी है बच्चों, क्योंकि हमें m की वैल्यू चाहिए और हमारे पास जो निकल करके आया है वो -m की वैल्यू है। जब तक आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं, तो -m से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको। तो -1 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? इधर कितना आ जाएगा? m, और इधर कितना आ जाएगा? -2। लेकिन सिंस आपने -1 से मल्टीप्लाई किया इस वजह से साइन क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। तो m लेस देन -2 होगा एंड देयरफॉर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एग्जामिनर को देखो कितना चालाकी किया उसने, जानबूझ करके सही आंसर छुपा करके रखा था लास्ट के लिए। तो चलो खैर, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि किसी भी इनइक्वालिटी में अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी, सर कल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट, ये नहीं पता बच्चे, ये तो आप कोचिंग में पूछिए, आप वो कोचिंग वाले बताएंगे। ये सब बातें हमसे मत पूछिए, क्वेश्चन जो पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड पूछो। तो हमने क्या बोला बच्चों कि अगर इनइक्वालिटी में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि वहीदास डॉटर इज अबाउट एज मेनी ग्रैंड डॉटर, वहीदास ग्रैंड डॉटर इज अबाउट एज मेनी डेज एज हर सन इन वीक्स, एज हर सन इन वीक्स। तो पहली बात, 3 लोगों की बात हो रही है, एक तो वहीदा के ग्रैंड डॉटर की, ऐसा करते हैं डायरेक्ट ग्रैंड डॉटर लिखते हैं, ग्रैंड डॉटर, फिर उसके बाद में सन, और फिर उसके बाद में वहीदा।
इसकी एज फॉर द टाइम बिंग एक्स एज्यूम कर लेते हैं, इसकी वाई एज्यूम कर लेते हैं और इसकी जेड एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, सबकी एज किस में है? हम जो एज्यूम कर रहे हैं ईयर्स में कर रहे हैं। अब आगे इसी बेसिस पे जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी बेसिस पर हम सारे ऑप्शंस बनाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन दे रखा है? वहीदास ग्रैंड डॉटर इज अबाउट एज मेनी डेज एज हर सन इन वीक्स। मतलब उसके सन की एज वीक्स में जितनी है उतनी ही वहीदा की एज ईयर्स में है। तो अगर सन की एज वाई ईयर्स है तो इसकी एज वीक्स में कितनी होगी? 12 वाई। आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि वाई, ये वीक्स में एज लिख रहा हूं। कैसे? आप ऐसे समझो, अगर कोई इंसान 40 ईयर्स का है तो मैं पूछूं ये बताओ, आप 40 ईयर्स में मत बताओ, अपनी वीक्स में एज बताओ। तो वो कहेगा क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है, 40 में 12 से मल्टीप्लाई कर लो, मेरी वीक्स में एज पता चल जाएगी। तो अगर किसी भी इंसान की वीक्स में एज पता करनी है और उसकी ईयर्स में एज पता है तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है बस। तो हमने कहा अगर इसकी एज ईयर्स में वाई ईयर्स है तो वीक्स में एज कितनी होगी? 12 वाई। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है, अच्छा अच्छा हाँ सही कह रहे हो, 12 से नहीं 7 से मंथ, सही कह रहे हो, 7 से होगा, सही कह रहे हो बच्चे आप। 7 वाई, 7 वाई वीक्स, वाई से हाँ, मंथ में 12 होगा, सही कह रहे हो बच्चे। नुरीन आप सही कह रहे हो। तो सन की एज वीक्स में कितनी होगी? 7 वाई वीक्स। अच्छा ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वहीदा की एज ईयर्स में उतनी ही है जितनी उसके सन की एज वीक्स में है। ये इंफॉर्मेशन मिल गई, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब दूसरी इक्वेशन पर आते हैं। दूसरी इक्वेशन ये बोल रहा है एंड हर ग्रैंड डॉटर इज एज मेनी मंथ्स एज शी इज इन ईयर्स। क्या मतलब? कि ग्रैंड डॉटर की as many months as she is in years, and her granddaughter is as many months as she is in years. Wahida's granddaughter is as many days as her son in week, and her granddaughter is as many months as she is in years. मतलब क्या कहने का? मतलब ये कहने का कि अगर ग्रैंड डॉटर की एज ये मंथ्स में उतनी ही है जितनी की ईयर्स नहीं होगा, ये डेज होगा बच्चों। जस्ट मिनट, एक बार मुझे वेरीफाई करने दें। हर ग्रैंड as many months as, ये गलत लिखा हुआ है बच्चे, एक मिनट, मेरे पास ये क्वेश्चन और कहीं लिखा हुआ है तो मैं उससे एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। हर ग्रैंड डॉटर इज एज मेनी मंथ्स, हर ग्रैंड डॉटर इज एज मेनी मंथ्स एज शी is about as many days as her son. Wahida's granddaughter is as many days as her son in weeks. Her granddaughter is as many months as she is in years. उल्टा कर दिया ना, एक मिनट, जस्ट a minute, let me rub all this. ग्रैंड डॉटर की एज ईयर्स में कितनी है? एक्स ईयर्स। इसकी मंथ में एज कितनी होगी? तो मंथ में एज होगी इसकी, मंथ में होगी 12 एक्स मंथ्स, और इसकी वीक्स में एज कितनी होगी? तो 12x × 7, ये वीक्स में एज होगी वहीदा के ग्रैंड डॉटर की। और इसकी डेज में एज कितनी होगी? तो x × 364 डेज। क्यों? क्योंकि हमने 1 ईयर में कितने डेज एज्यूम करें? 364 डेज। आप क्वेश्चन को सही से पढ़ते हैं। ग्रैंड डॉटर इज एज मेनी डेज, यानी ग्रैंड डॉटर की एज डेज में उतनी ही है जितना उसके सन की एज वीक्स में है। तो डेज में एज वहीदा के ग्रैंड डॉटर की कितनी है? x × 364, और सन की एज वीक्स में कितनी है? 7 वाई।
तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ग्रैंड डॉटर एज इन डेज इज इक्वल टू सन एज इन वीक्स। तो बस हमने इक्वल कर दिया, ग्रैंड डॉटर की एज डेज में कितनी होगी x इंटू 364, और सन की एज वीक्स में कितनी होगी तो 7y इंटू 3। तो 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा आई गेस। तो y की वैल्यू आ जाएगी उल्टा लिख दिया ना, एज वीक्स में कितनी होगी, 7 से नहीं होगा बच्चे, मल्टीप्लाई 52 से होगा। 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं ना, ये तो सही है 52 वीक्स, और यहाँ पर भी 52 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं 52। यानी ऐसे कहूँ कि अगर मैं किसी की एज मुझे ईयर्स में पता है और वीक्स में पता करना है, मतलब कोई बच्चा अगर 1 साल का है तो वो कितने हफ्ते का है, 52 हफ्ते का है। अगर कोई इंसान 2 साल का है, इसका मतलब वो कितने वीक्स का है, तो 52 इंटू 2 वीक्स का है। तो इसका मतलब अगर कोई इंसान वीक्स में एज कितनी होगी तो 52y, ये कैंसिल आउट कर रहा हूँ, वीक्स में एज कितनी होगी 52y। तो ये कितने टाइम्स जाएगा अब, 7 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7x। ये आ गई इक्वेशन 1। अब सेकंड कंडीशन पर आते हैं। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, हर ग्रैंड डॉटर इज एज मेनी मंथ्स। अच्छा, मंथ में जितनी एज है, तो ग्रैंड डॉटर इन मंथ्स इज इक्वल टू एज शी इज इन ईयर्स। शी का मतलब वहीदा के टर्म्स में बात हो रही है, तो वहीदा का मतलब वहीदा इन ईयर्स, इन ईयर्स। तो ग्रैंड डॉटर की एज मंथ में कितनी होगी 12x, और वहीदा की एज ईयर्स में कितनी होगी तो z ईयर्स। तो यहां से हमें पता चला कि z इज इक्वल टू 12x होगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड कंडीशन ये कह रहा है बच्चों कि हर ग्रैंड डॉटर, हर सन एंड वहीदा टुगेदर आर 120 ईयर्स ओल्ड। इसका मतलब कि उसके x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हाउ मच 120। x की वैल्यू x ही रहने दिया, y की वैल्यू कितनी रख दिया 7x, और z की वैल्यू कितनी रख दिया 12x। तो इज इक्वल टू 120। यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 7 और 18 20, तो 20x इज इक्वल टू 120। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6। और x किसकी एज निकल करके आई, ग्रैंड डॉटर की। इसका मतलब ग्रैंड डॉटर की जो एज है वो 6 ईयर्स है। फिर उसके बाद में सन की एज कितनी है, तो सन की एज के लिए क्या रिलेशन था 7 इंटू एक्स, यानी 7 6 42 ईयर्स। और वहीदा की एज कितनी है, तो वहीदा की एज हमने में क्या रिलेशन फाइंड किया था 12, z इज इक्वल टू 12x। तो z इज इक्वल टू 12x, और ये कितना था, ये था 7x। तो ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 6 इज 72 ईयर्स। तो ये आंसर होगा फाइनल। ठीक है बच्चों, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 इंटू 4 वीक्स। हाँ ये भी कर सकते हैं बच्चे, ये भी कर सकते हैं 12 इंटू 4 वीक्स। तो लेकिन 12 इंटू 4 वीक्स सर, एक मंथ में 4 वीक होते हैं। नहीं, ये कोई फिक्स नहीं है बच्चे, एक मंथ में 4 ही वीक्स होते हैं। अगर आप लास्ट लास्ट मंथ जून का अगर आप कैलेंडर उठा करके देखो, अपने फोन में कैलेंडर निकाल करके देखोगे, तो आप पाओगे कि एक मंथ में 5 वीक थे, जून वाले मंथ में। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। हाँ लेकिन ये जरूर आप कह सकते हो कि 1 ईयर में अप्रोक्सीमेटली 52 वीक्स, 52 वीक्स और प्लस 1 2 डेज होते हैं, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ऑलमोस्ट 365 डेज होते हैं। तो 364 डेज से 52 वीक्स बनेंगे। तो वही हमने बोला कि हमने इस क्वेश्चन में ये एज्यूम करके चल रहे हैं बच्चों, इस क्वेश्चन में हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि 1 ईयर में 364 डेज होते हैं। जस्ट ए मिनट, मैं ये क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर नहीं है तो अच्छा खासे चांसेस हैं कि गड़बड़ हो जाए। अब चलो आते हैं फिर से दोबारा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहली बात तो क्वेश्चन में 3 लोगों की बात करी गई है। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो तो बच्चों ये क्वेश्चन ही अधूरा है, पहली बात तो। दूसरी बात, सी, हाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस बेसिस पर। दूसरी बात,
हमने क्या बोला, ग्रैंड डॉटर की एज को हम एक्स ईयर्स मान लिए। अगर ग्रैंड डॉटर की एज एक्स ईयर्स है, सन की एज वाई ईयर्स है, और वहीदा की एज जेड ईयर्स है, तब सारी कैलकुलेशन इन्हीं पर करनी है और इन्हीं में इधर उधर करना है। तो हमने कहा अगर ग्रैंड डॉटर की एज ईयर्स में एक्स ईयर्स है, तो वीक मंथ में कितना होगा, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12x। फिर हमने कहा कि वीक्स में कितना होगा, तो 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं, तो एक्स ईयर्स में कितने वीक्स होंगे, तो 52 इंटू एक्स, तो 52 ये वीक्स में एज आ गई। यानी मैंने ग्रैंड डॉटर की एज को ईयर्स में भी बता दिया, मंथ्स में भी बता दिया और वीक्स में भी बता दिया। एक्चुअली ये तीनों एक ही चीज लिखे हुए हैं। सेम उसी तरीके से जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि फॉर एग्जांपल, फॉर कंपैरिजन अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताओ अलीगढ़ से दिल्ली के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो अगर किसी ने ये कहा कि 120 किलोमीटर, तो उसका आंसर भी सही है। अगर किसी ने ये कहा 120 इंटू 10⁻³ मीटर्स, तो उसका भी आंसर सही है। तो आपको ये कहे कि सर 120 किलोमीटर इक्वल्स टू अलीगढ़ से दिल्ली के बीच में जो डिस्टेंस है, अलीगढ़ टू दिल्ली, वो ऐसे लिख रहा है 120 किलोमीटर्स, फिर उसके बाद में 120 इंटू 10⁻³ मीटर्स इज इक्वल टू 120 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर्स। क्या ये सब सही है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यूनिट्स आप चेंज कर रहे हो। तो हमने क्या बोला, ग्रैंड डॉटर की एज हमने पहले ईयर्स में लिख लिया, फिर मंथ्स में लिख लिया, फिर वीक्स में लिख लिया। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में मंथ, वीक और ईयर्स की बात कर रहा था, तो मैंने तीनों को अलग अलग लिख लिया कि ताकि डाउट क्रिएट ना हो। अच्छा, फिर सन की एज हमने ईयर्स में हमें पता थी वाई ईयर्स, वीक्स में कितनी होगी, तो सन की एज अगर वाई ईयर्स है तो वीक्स में कितना होगी, 52 वीक्स। अब आते हैं वहीदा की एज कितनी है, जेड ईयर्स। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों कि ग्रैंड डॉटर इज अबाउट एज मेनी डेज एज हर सन इन वीक, मतलब उसकी एज उतनी ही जितनी उसके सन की एज। सर ऑप्शन से भी हो जा रहा है ये क्वेश्चन। अच्छा, ऑप्शन से भी हो जा रहा है। हर ग्रैंड डॉटर इज एज मेनी मंथ्स एज शी इज इन ईयर्स। हाँ हो जाएगा बच्चे, हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। सही कह रहे हो अली सिद्दीकी, आप सही कह रहे हो बच्चे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। चलो खैर, ये समझ लो पहले, ये जो मेथड बता रहे हैं, अगर एक बार समझ गए तो फिर इतना ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं लगेगा आपको। सन की एज वीक्स में कितना होगा, तो 52 वाई हो जाएगा। कैसे? अगर वाई ईयर्स, ईयर्स में एज 52 वाई ईयर्स है, तो वीक्स में कितना होगा, 52 वीक्स। अब क्वेश्चन हमने क्या बोला, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ग्रैंड डॉटर की एज डेज में उतनी ही जितनी सन की एज वीक्स में है, तो x इंटू 364 विल बी इक्वल टू 52 इंटू वाई। ठीक है बच्चों, यहां से हमने y कैंसिल किया तो y इज इक्वल टू 7x आ गया। अब फिर सेकंड कंडीशन पर आए। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, ग्रैंड डॉटर की एज मंथ्स में उतनी ही है जितनी वहीदा की एज ईयर्स में है। तो वहीदा की एज ईयर्स में कितनी है, जेड ईयर्स। ग्रैंड डॉटर की एज मंथ में कितनी है, तो मंथ्स में तो 12x है, तो 12x। तो z इज इक्वल टू 12x लिख लिया हमने। बस ये तीन कंडीशंस आ गई, और फिर एक और कंडीशन ये दे रखा था कि तीनों के एज का सम जो है वो 120 ईयर्स है। तो 120 ईयर्स से एक्स की वैल्यू निकाल लिया। एक बार एक्स निकल करके आ गया, तो ग्रैंड डॉटर की एज, सन की एज और वहीदा की एज, तीनों की एज हमने लिख दिया। ठीक है बच्चों। आप जो अली बच्चे आप जो बोल रहे थे, चलो ठीक है, आप जो बोल रहे थे अगर उस बेसिस पे हम, मतलब ऑप्शन से आप ये कहना चाह रहे हो कि मान लेते हैं कि वहीदा की एज 60 ईयर्स है, तो अगर वहीदा की एज 60 ईयर्स है, तो इसके ग्रैंड डॉटर की एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितनी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हर ग्रैंड डॉटर इज एज मेनी मंथ्स एज शी इज इन ईयर्स। इसका मतलब उसके ग्रैंड डॉटर की जो एज मंथ में 60 मंथ होगी, 60 मंथ का ईयर्स कितना हो जाएगा, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स ग्रैंड डॉटर की एज ईयर्स में। अब सन की एज कितनी होगी, तो सन की एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वहीदा's granddaughter is as many days as her son in weeks। तो अगर 5 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स ग्रैंड डॉटर की एज है, तो उसके सन की एज कितनी होगी। तो पहले उसके सन की एज, अब वही बच्चे, मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम्बलसम हो जाएगा। अब 5 ईयर्स है, इस 5 ईयर्स को पहले 52 से मल्टीप्लाई करके आप डेज में कन्वर्ट करो। डेज में कन्वर्ट करने के बाद में उसको 7 से डिवाइड करके वीक्स निकालो। उससे ये पता चलेगा कि सन की एज वीक्स में कितनी है।
फिर वीक्स से फिर 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, तो फिर 52 से डिवाइड करोगे तो ईयर्स में पता चलेगी एज कितनी है। फिर उसके बाद में ए ऑप्शन नहीं मैच करेगा, फिर बी ऑप्शन पर आ पाओगे। अब बी ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये 12 से डिवाइड नहीं होगा, 12 से डिवाइड नहीं होगा तो जो ग्रैंड डॉटर की एज आएगी वो डेसिमल में आने लगेगी। अब डेसिमल में आने लगेगी तो कैलकुलेशन और मुश्किल हो जाएगी। तो आप एक दो ऑप्शन के बाद में फिर छोड़ करके भाग जाओगे इस क्वेश्चन को। तो बेटर यही है कि आप प्रॉपरली इस क्वेश्चन को ऐसे ही समझ लो और फिर आगे बढ़ो। चलिए ठीक है बच्चों, अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। देखिए क्या क्वेश्चन है, 8 men and 12 boys कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। तो 8 men and 12 boys, तो मान लेते हैं एक मैन उस वर्क को x डेज में करता है और एक बॉय उस वर्क को कितने डेज में करता है, y डेज में। तो 1 डे का वर्क कितना होगा, 1/x एक बॉय का। 8 मैन, एक मैन का कितना होगा, 1/x। 8 मैन का कितना होगा, 8/x। एक बॉय का अगर y डेज में उस वर्क को कंप्लीट करता है तो 1 डे का वर्क कितना होगा, 1/y एक बॉय का। 12 बॉयज का कितना होगा, 12/y। अब दोनों मिल करके कितना काम करते हैं, तो 10 डेज में करते हैं। तो दोनों मिल करके उस वर्क को कंप्लीटली 10 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोनों मिल करके उस वर्क का 1 डे में कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे, तो 1/10। तो 1/10 आ जाएगा। बस ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब दूसरी इक्वेशन पर आते हैं। दूसरी इक्वेशन, वाइल 6 men and 8 boys। तो 6 men का मतलब 6/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 14 डेज। 14 का मतलब 1 डे में उस वर्क का कितना पार्ट करेंगे, 1/14। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो इक्वेशन सॉल्व करनी है अब। तो कैसे करा जाए, तो इसको 2 से डिवाइड मारते हैं, 4 से डिवाइड मारते हैं। तो 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू, कितने से डिवाइड मार रहे हैं, 4 से, तो 1/40। यहाँ पर हम लोग डिवाइड मारते हैं 2 से, तो 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू, 2 से डिवाइड मारेंगे तो 1/28 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। तो कितना आ जाएगा ये, 8/x प्लस, सर प्लीज़ ये इक्वेशंस फिर से समझा दीजिए सारा। ठीक है बच्चे, सारा समझा रहे हैं। 8/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 1/10। इधर 9/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 3/28। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कैंसिल आउट। 9 - 8 -1/x, इधर कितना आ जाएगा, तो 1/10 माइनस 3/28। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो x कितना आ जाएगा, 140। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 140। x की वैल्यू 140 आ गई, उसको इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में रख दो। तो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू 140 रखोगे तो 8/140 प्लस 12/y इज इक्वल टू 1/10। यहाँ से 12/y विल बी इक्वल टू 1/10 माइनस 8/140। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना, y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, y की वैल्यू किसी ने कैलकुलेट किया था, y की वैल्यू कितनी आ रही थी बच्चों, y की वैल्यू, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 8 का बी, 280। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 280। कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन का तो पार्ट आपका ही है बच्चों। तो ये आ जाएगा y, x की वैल्यू 140 और y की वैल्यू 120। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देख करके आपको भी समझ में आ रहा होगा कि मेन जो इसका क्रक्स है वो इन इक्वेशंस को डेवलप करना है। जैसे ही आप इन इक्वेशंस को डेवलप कर लोगे वैसे ही आप, हाँ 280 आ जाएगा। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को डेवलप कर लोगे, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। अब फिर एक सवाल उठा, सवाल ये उठा कि x और y की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करी जाए, ये इक्वेशंस कैसे डेवलप करी जाए। तो ये इक्वेशंस को डेवलप करने के लिए हम बेसिक आइडिया पहले ये सोच करके चलेंगे बच्चों कि a अगर किसी वर्क को x डेज में कंप्लीट कर रहा है, बच्चों ये ग्रीन वाला पार्ट विजिबल है पूरा पूरा, ये कुछ कट रहा है,
जैसे यूट्यूब में कटता था वैसे ही कट रहा है या यहाँ पे विजिबल है पूरा? बी वाई डेज में कर रहा है, ए अगर एक्स डेज में कर रहा है, बी वाई डेज में कर रहा है। नो सर, पूरा बोलो यार, क्या समझ में आएगा हमको? विजिबल है, ठीक है। तो ए अगर एक्स डेज में कर रहा है, बी वाई डेज में कर रहा है, तो ए के वन डे का वर्क कितना होगा बच्चों? वन डे का वर्क वन अपॉन एक्स पार्ट। बी के वन डे का वर्क कितना होगा? वन अपॉन वाई पार्ट। ये वन डे का वर्क निकाला है बच्चों। ए के वन डे का वर्क आपने निकाल लिया, बी के भी वन डे का वर्क निकाल लिया। अब ए का मतलब ए के वन डे का वर्क कितना है? अच्छा, कॉन्सेप्ट ये बोलता है बच्चों कि कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हमेशा वन डे का वर्क ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। ऐड या सब्ट्रैक्ट होने का मतलब ये है कि हमेशा वन डे का वर्क आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कि ए अगर किसी वर्क को एक्स डेज में करता है, बी उसी वर्क को वाई डेज में करता है, तो ए के वन डे का वर्क कितना होगा? वन अपॉन एक्स पार्ट। और बी के वन डे का वर्क कितना होगा? वन अपॉन वाई पार्ट। अब ए और बी के दोनों कंबाइंड वन डे का वर्क कितना होगा? तो वो होगा वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई पार्ट। तो एक्चुअली वन डे का वर्क आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर ये कितना आ जाएगा वन डे का वर्क? तो ये आ जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो कंप्लीट वर्क एक्स डेज में कर रहा था, अब वन डे का वर्क करने के लिए आपने रेसिप्रोकल कैसे कर दिया? तो एक्चुअली मैथमेटिक्स में हम लोग ये बात एज्यूम करके चलते हैं बच्चों कि अगर कोई भी इंसान, फॉर एग्जांपल एक फील्ड है, इस फील्ड को 4 डेज में कंप्लीटली पेंट कर देता है, तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि वन डे में उसका वन फोर्थ पार्ट कंप्लीट किया होगा, नेक्स्ट डे भी उसका वन फोर्थ पार्ट कंप्लीट किया होगा, नेक्स्ट डे भी वन फोर्थ, और लास्ट डे भी वन फोर्थ। जो अभी हमारी 9th-10th क्लास की मैथमेटिक्स है, उसमें हम लोग यही एज्यूम करके चल रहे हैं कि हर दिन वो इंसान वन फोर्थ पार्ट वन फोर्थ पार्ट वन फोर्थ पार्ट कंप्लीट कर रहा है। ठीक है बच्चे? तो अगर नंबर ऑफ डेज पता है 4 डेज और आपको वन डे का वर्क निकालना है, तो आप बस वन डे नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल कर दोगे तो वन डे का वर्क आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको वन डे का वर्क पता है और नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं, तो उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो नंबर ऑफ डेज पता चल जाएंगे। क्या मतलब? जैसे मैं कहूं कि एक इंसान है, वो एक घर को 50 डेज में बना लेता है, या एक इंसान है वो वन डे में एक घर का 1/50 पार्ट कंप्लीट कर लेता है, तो बताओ उस वर्क को कंप्लीटली कितने डेज में बना लेगा? तो 50 डेज में। तो 1/50 का उल्टा कितना होगा? 50/1। तो खैर, ये एक्स वाई इतना पार्ट कंप्लीट कर लेगा, ए और बी दोनों कंबाइंडली। तो ए और बी उस वर्क को कंप्लीटली कितने डेज में कर लेंगे? तो अगर नंबर ऑफ डेज पूछा गया है और वन डे का आपको वर्क पता है, तो इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, इतने डेज में कंप्लीट कर लेंगे। और ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ए अगर किसी वर्क को एक्स डेज में करता है, बी वाई डेज में करता है, तो दोनों कंबाइंडली मिल करके उस वर्क को एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डेज में कंप्लीट करेंगे। ये इसको भी याद रखना है बच्चों एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हाँ, अब इस पर आते हैं, इस इक्वेशंस पर। तो ए अगर एक्स डेज में कर रहा है, बी वाई डेज में कर रहा है, तो ए के वन डे का वर्क कितना होगा? वन अपॉन एक्स पार्ट। बी के वन डे का वर्क कितना होगा? वन अपॉन वाई पार्ट। सर हम लोग वन बाई एक्स ए ले कर सकते हैं। हाँ हाँ, वैसे ही कर सकते हैं, वो एक्चुअली वही दिमाग में मेरे वही चल रहा था बच्चे। वन बाई एक्स को सॉल्व करने, पहले तो मैं अभी तो ये समझा रहा हूँ ना, इक्वेशन सॉल्व करना तो बच्चों आपका काम है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं इस पर हूँ। इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि ये इक्वेशंस कैसे बन करके आई, इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ अभी। आकिफ, तो मैंने कहा अगर एक मैन एक्स डेज में कंप्लीट कर ले रहा है, तो वन डे में एक मैन वन डे में उस वर्क का कितना पार्ट कर लेगा? तो वन अपॉन एक्स पार्ट। ये एक मैन करेगा, वन डे का वर्क है। ऐसे ही एक बॉय कि वन डे का वर्क कितना होगा? अगर वाई डेज में कंप्लीट कर ले रहा है, तो वन एक बॉय वन अपॉन वाई पार्ट कर लेगा। अच्छा, फिर 10 मैन कितना कर लेंगे? 8 मैन कितना कर लेंगे? तो एक मैन अगर वन अपॉन एक्स पार्ट कर रहा है, तो 8 मैन कितना कर लेंगे? 8/x पार्ट। ऐसे ही 10 बॉयज कितना कर लेंगे? तो 12/12 बॉयज कितना कर लेंगे? तो 12/y पार्ट।
अब मैं कहूँ 8 मेन और 12 बॉयज दोनों कंबाइंडली मिल करके एक दिन में कितना कर लेंगे, तो उसका आंसर है 8/x प्लस 12/y, क्योंकि वन डे का वर्क हमेशा ऐड हो जाता है। तो वन डे का वर्क एलएचएस में जो वन डे का वर्क हमने कैलकुलेट करा किसका, 8 मेन एंड 12 बॉयज का। कैसे, हमने खुद कैलकुलेट करके निकाला, ये एज्यूम करके कि एक बॉय एक मैन उस वर्क को एक्स डेज में कर लेता है और एक बॉय उस वर्क को वाई डेज में कंप्लीट कर लेता है। इस बेसिस पर हमने एलएचएस में कैलकुलेट करा कि ये लोग एक दिन में कितना वर्क कर लेते हैं। आरएचएस में हमने क्या करा बच्चों, कि क्वेश्चन में ये दे रखा था कि 10 डेज में ये कंप्लीट कर लेते हैं पूरे वर्क को, दो ये 8 मेन और 12 बॉयज मिल करके 10 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं दिमाग में अपने ये सोचा कि अच्छा 8 मेन और 12 बॉयज उस काम को 10 डेज में कर लेते हैं, तो 8 मेन और 12 बॉयज वन डे में उस वर्क का कितना पार्ट कर लेंगे, तो 1/10 पार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ डेज पता है और वन डे का वर्क कैलकुलेट करना है, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो ये वन डे का वर्क निकाल लिया, वन डे वर्क किसका, 8 मेन और 12 बॉयज का। तो हमने एक अपनी तरफ से 8 मेन और 12 बॉयज के वन डे का वर्क लिखा, और क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दे रखी थी उससे वन डे का वर्क निकाला। अब अगर हमारा कैलकुलेशन सही है तो दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, तो इक्वेट कर दिया। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन दे रखी थी 6 मेन एंड 8 बॉयज, तो 6 मेन तो 6/x, 6 मेन के वन डे का वर्क कितना होगा 6/x, 8 बॉयज के वन डे का वर्क कितना होगा 8/y। अब 6 मेन और 8 बॉयज के वन डे का वर्क कितना होगा, तो 6/x प्लस 8/y। ये कंप्लीटली कितने डेज में करते हैं, तो 14 डेज में करते हैं। तो वन डे का वर्क इसके हिसाब से कितना आना चाहिए, तो 1/14। फिर दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों को इक्वेट करके हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब इसके आगे जो क्वेश्चंस रह गए हैं, एक तो 9th रह गया, एक 10th रह गया। चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। x टेक्स 3 hours मोर देन y टू वॉक 30 किलोमीटर्स। तो मान लेते हैं x की स्पीड है ना, स्पीड x है और y की स्पीड जो है वो y किलोमीटर पर आ रहा है, किलोमीटर पर आ रहा है। तो x टेक्स 3 hours मोर देन y टू वॉक 30 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, और दो चल रहे हैं, एक x चल रहा है एक y चल रहा है। अब कह रहा है x जो है वो 3 hours मोर टाइम लेता है, तो अगर x 3 घंटे ज्यादा टाइम लेता है इसका मतलब x की स्पीड कम है और y की स्पीड ज्यादा है। तो एक बात तो तय है कि x की स्पीड y की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। चलो ठीक है, नहीं x ज्यादा टाइम ले रहा है ना, तो x की स्पीड y की स्पीड से कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि x ज्यादा टाइम ले रहा है, x टेक्स 3 hours मोर, इसका मतलब x ज्यादा टाइम ले रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड कम होगी। कम होगी इसका मतलब जिस ऑप्शन में x की स्पीड कम होगी y से वो ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका मतलब बी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये 10 और ये 10/3 ये नहीं हो सकता। सिमिलरली डी भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसमें भी x की स्पीड y की स्पीड से ज्यादा दे रखा है, या तो ए होगा या तो सी होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अब चलो देखते हैं कौन सा सही होगा। तो इसकी स्पीड हमने x एज्यूम करा है, इसकी स्पीड y एज्यूम करा है। अच्छा इसकी मान लेते हैं ये t1 टाइम ले रहा है, ये t2 टाइम ले रहा है। तो जो t1 टाइम है वो t2 से 3 hours मोर है। t1 कितना है, तो t1 किसके थ्रू टाइम लिया गया है, किसके थ्रू, x वाले x के थ्रू। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। एक्चुअली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फैक्ट को यूज करके हमने यहाँ पे T2 क्या है, तो T2 है बच्चों, T2 किसका टाइम है, y के थ्रू। तो y की स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 30, और स्पीड कितनी है y। तो यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 30/x माइनस 30/y इज इक्वल टू 3। 30 से डिवाइड मार लो तो 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/10। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन पर आते हैं। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है बच्चों, सेकंड कंडीशन ये बोल रहा है कि इफ x डबल्स हिज स्पीड। अब इसी कंडीशन से आप चाहो तो बच्चे आंसर भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, कि आप ये जो कंडीशन है ना, या तो ए ऑप्शन करेक्ट है या सी ऑप्शन करेक्ट है, इन्हीं दोनों में से कोई एक है। आप ए को सेटिस्फाई करा के देख लो, अगर ए सेटिस्फाई कर गया तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, नहीं तो सी करेक्ट होगा।
तो चलो ए रख करके देखते हैं। तो 1/10/3, तो 3/10 आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा, माइनस 1/y, 1/y का मतलब 1/10। क्या ये 1/10 आएगा? तो आंसर है नहीं, ये 2/10 आएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा। ए ऑप्शन नहीं होगा तो बचा क्या? सी, तो सी ही ऑप्शन करेक्ट होगा। हो गया आंसर। सी सेटिस्फाई करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे सी ही आंसर होगा। चलो रख करके मैं आपको वेरीफाई करा दे रहा हूँ। 1x की जगह पे 10/3 रखेंगे तो 3/10 आ जाएगा। इसको 1/5 तो -1/5, तो 1/5 को आप 2/10 भी लिख सकते हो। 3/10 -2/10 1/10 आएगा, और आना कितना चाहिए था? 1/10 ही आना चाहिए था। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब सी ऑप्शन श्योरली सही होगा। तो आपको सेकंड इक्वेशन बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, एक ही ऑप्शन से आपका काम चल गया, वही आंसर दे दिया आपका फाइनल। चलें खैर आगे बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं बच्चों आप लोगों को क्या करना है बच्चों, पहले अपने माइक्स म्यूट म्यूट करने हैं सब लोगों को। हर हर बच्चे को अपना माइक म्यूट करना है। अगर हर कोई अपना माइक म्यूट करेगा तो मैं यहाँ से सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। और अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो वो हैंड रेज कर सकता है, हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। किसी को अगर कुछ भी पूछना है, जिसको ये लगता है कि सर ऐसे चैट में मेरी बात क्लियरली कंप्लीटली नहीं समझ में आ रही, तो आप ऑडियो चैट ऑन करके ऑडियो से मेरी आप डाउट पूछ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। ए टैक्सी ड्राइवर चार्जेस 10.5 किलोमीटर फ्लैट रेट इन एडिशन टू ₹20। मतलब क्या है कि ये तो आपने टैक्सी का रूल पढ़ा भी होगा, मतलब हो सकता है आपने प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व भी किया हो। जो मुंबई वगैरह में या दिल्ली वगैरह में जो टैक्सीज चलती हैं, जो मीटर वाला सिस्टम होता है, वो ऐसे ही कुछ वर्क करता है। वो थोड़ा सा और अलग है, उसमें और कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है कि अगर कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ने लगेगी तो चार्जेस बढ़ने लगेंगे। इसी वजह से कुछ कुछ ऑटो वाले क्या करते हैं कि अगर कोई नया आदमी किसी एक सिटी में ट्रेवल कर रहा है तो उसे बार बार घुमाते रहते हैं। डिस्टेंस पता चला 5-10 किलोमीटर है, उसको घुमा घुमा करके 50 किलोमीटर करके अपना पैसा बहुत ज़्यादा बना लिए। तो इसी वजह से कुछ सिस्टम्स ऐसे वर्क करते हैं कि वो लोग डायरेक्टली ये ना करके, वो लोग इस सिस्टम पे वर्क करते हैं कि वो लोग टाइम पे डिपेंडेंट होते हैं, टाइम पे कि कितना टाइम लग रहा है। तो अब उसमें क्या होता है कि जब टाइम ज़्यादा लग रहा होता है तो जब ट्रैफिक लाइट्स पर ट्रैफिक वगैरह जाम हो जाती है तो उसमें फिर से कस्टमर का लॉस होने लगता है। तो खैर उससे कई सारे सिस्टम्स हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये जो क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है, वो डिज़ाइन किया गया है डिस्टेंस के बेसिस पर। तो दो टाइप के चार्जेस हैं, एक तो फ्लैट चार्ज है, फ्लैट चार्ज है ₹20, यानी आप बैठते ही आपको ₹20 देना है। उसके बाद में जो एक वेरिएबल चार्ज है वो कितना है? 10.5 किलोमीटर, ₹10.5 पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर जाने पर आपको ₹10.5 लगेंगे। अब एज्यूम करो आप टैक्सी में बैठ गए। अब टैक्सी में बैठते ही पहली बात तो आपको ₹20 देना है। अगर आप बैठ करके बस उतर गए तो भी आपको ₹20 देने ही देने हैं, अगर मीटर ऑन हो गया तो। दोबारा, अगर आप टैक्सी में बैठ गए, बैठ करके आप 1 किलोमीटर गए, तो आपको 1 किलोमीटर के बाद में कितना चार्जेस देने पड़ेंगे? तो ₹20 प्लस, तो आफ्टर 1 किलोमीटर चार्ज कितना होगा? तो 20 प्लस 10.5 रुपीज। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर आप गए हो। तो पर किलोमीटर चार्ज कितना है? 10.5। इसका मतलब 1 किलोमीटर के बाद में आपको जो चार्ज देना पड़ेगा वो 30.5 देना पड़ेगा। अच्छा, आफ्टर 5 किलोमीटर अगर मैं पूछूं कितना होगा चार्ज, तो 5 किलोमीटर ₹20 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 10.5 1 किलोमीटर का है, लेकिन आप कितना ट्रेवल कर लिए? 5 किलोमीटर ट्रेवल कर लिए। तो इस बेसिस पर कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 50.5 5 25।
तो 52.5 आ जाएगा। तो 52.5 और 20 तो 72.5 आ जाएगा। 72.5। अब आफ्टर 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स के बाद में जो चार्ज हैं वो कितने लगेंगे? तो 20, तो ये तो फिक्स चार्ज हो गया। और 20 किलोमीटर्स के बाद में कितने चार्जेस? 10.5 रुपीज के हिसाब से ये चार्ज देना पड़ेगा, वेरिएबल चार्ज जो है। तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 105 इंटू 2। तो 105 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 105 इंटू 2 आ जाएगा, और 210। 210 और ये +20, तो कितना आ जाएगा? 230। तो इसका मतलब अगर उसको किसी भी इंसान को 20 किलोमीटर जाना है तो इस रेट के हिसाब से कितना पैसा उसके पास होना चाहिए? 230 रुपीज होना चाहिए। यानी अगर किसी इंसान के पास 230 रुपीज है तो वो 20 किलोमीटर्स की दूरी ट्रेवल कर लेगा। कैसे? 10.5 रुपीज के हिसाब से 20 रुपीज पर किलोमीटर देगा। 10.5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से 20 किलोमीटर का चार्ज आएगा 210, और जो फिक्स चार्ज 20 रुपीज था वो तो देना ही देना है। तो ओवरऑल आ जाएगा 230 रुपीज। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अजय हैज नो मोर देन 220 रुपीज, सिर्फ 220 रुपए हैं उसके पास। अच्छा, तो टू स्पेंड द राइड ऑन द राइड, मतलब उसको राइड पे खर्च करने के लिए सिर्फ 220 रुपए हैं। विदाउट एक्सीडिंग हिज बजट अजय कैन ट्रेवल। तो अजय कितना ट्रेवल कर सकता है? तो भाई देखो, 20 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितने रुपीज चाहिए? 230 रुपीज। और उसके पास हैं कितने खर्च करने के लिए? 220 रुपीज। तो ऑब्वियस सी बात है, कितना होगा? लेस देन 20 किलोमीटर जाएगा, क्योंकि 20 किलोमीटर से कम ही जा पाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसके आगे हम लोग बच्चों नेक्स्ट नेक्स्ट टर्न पे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब बच्चों थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे मूव करेंगे तो फिर बहुत टाइम लगने लगेगा। और ये सब चैप्टर्स ज़्यादा, इनमें थ्योरी कुछ नहीं होती है, ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। तो इसी वजह से अब हमारा जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे रहेगा, रादर देन क्वेश्चंस को सिर्फ थ्योरी थ्योरी ज़्यादा डिस्कस करने में। चलिए ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आप लोगों को अगर कोई भी डाउट पूछना है बच्चों ऑडियो के टर्म्स में, तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। ऑडियो या चैट किसी भी फॉर्म में अगर आपको डाउट पूछना है तो बच्चों आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।